हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक समझा था कि किस तरीके से रेशियोज हम फाइंड आउट करते हैं। आज जो हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के। तो देखिए, जब हम इसे क्लास 10 में पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें मतलब नहीं होता कि किस तरीके से वैल्यूज आती हैं, लेकिन हमें जरूर समझना चाहिए कि वैल्यूज कहाँ से निकल के आई और किस लिए इनकी वैल्यूज इतनी ही होती हैं। जैसे कि हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो हमें इसमें जो एंगल्स के बारे में पिछली क्लासेस में हमने समझा था, वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ थीटा लेकर बात की थी। अब ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और क्लास 10th में जो हमें एंगल्स पढ़ने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स की ही बातें करनी है। इसके बाद यानी कि 11th क्लास में हम इससे ज़्यादा वैल्यूज़ के एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल्स की भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना है वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, जिसमें कि पहला हमारे 0 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री वैल्यू का है। तो देखिए, ये 0 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले इसे समझते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर ट्रायंगल है APM, जिसमें कि 90 डिग्री बनना है M पर, और हमें पता है कि थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो PM बाय AP, तो PM बाय AP साइन थीटा हो गया कॉस थीटा। इसी तरीके से बेस बाय हाइपोटेनियस और टेन थीटा PM बाय AM, यानी कि BP अपॉन में HB, ये चीज हमने पढ़ी थी। बेसिकली इसी के रिजल्ट से हमने यहाँ पर ये चीजें लिख दी हैं। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो ये जो y है यानी कि AP जो रे है ये धीरे धीरे कहाँ आएगी, नीचे की तरफ ही आएगी, और नीचे आते आते ये रे AX में ही चिपक जाएगी। यानी कि अब AX और AY जो है ये कोइंसाइड कर जाएगी, यानी कि थीटा की वैल्यू जैसे बिल्कुल कम हो जाएगी, तो कम होने की वजह से ये देखिए PM जो यहाँ पर था, अब हम इसे यहाँ पर लेकर आएंगे तो PM और छोटा हो गया। ऐसे करते करते जब ये यहाँ पर ही आ जाएगा तो P पॉइंट M पॉइंट पर चिपक जाएगा। इसका मतलब उस टाइम पर PM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर होगी, और जो AP होगा वही किसके बराबर आ जाएगी, उसकी लेंथ PAM के बराबर आ जाएगी। बेसिकली तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, उस केस में थीटा की वैल्यू होगी हमारी 0। जब थीटा 0 होगा तो PM कितना हो गया, PM तो 0 हो गया, और AP किसके बराबर हो जाएगा, AM के बराबर हो जाएगा। यानी कि तब हम PM बाय AP जो हम निकाल रहे थे थीटा लेकर, तो PM की वैल्यू 0 होगी, 0 बाय AP, 0 बाय कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है। कॉस थीटा निकालेंगे तो देखिए AM तो रहेगा और AP किसके बराबर हो गया, AM के, तो दोनों ही वैल्यू बराबर है, तो इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर। और जब हम टेन थीटा निकालेंगे तो PM बाय AM, तो PM बिल्कुल ही नीचे आ गया तो PM 0 हो गया, तो अगेन टेन थीटा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। इस तरीके से देखिए, साइन 0 हमारा 0 निकल कर आया, कॉस 0 भी हमारा 1 आया, और टेन 0 हमारा कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब अगर इसे लिखें तो ये 0 बाय 1 है, 0 को हम लिख सकते हैं बिल्कुल 0 बाय 1। तो अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक 0, तो ये बनेगा 1 बाय 0, और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं आती। कोई भी वैल्यू नहीं आने का मतलब हुआ ना तो वो 0 होगा, तो ध्यान रखिएगा वो 0 भी नहीं होता है, ना ही वो 1 के बराबर होगा, वो अनडिफाइंड होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड रहेगा। कोई वैल्यू हम इस केस में नहीं बता सकते, और इसी अनडिफाइंड को हम इन्फिनाइट भी कह देते हैं या इन्फिनिटी भी कह देते हैं। अगर हम यहाँ पर cos 0 से sec थीटा की बात करें तो हमें पता है कि cos का उल्टा होता है sec, और इसे 1 बाय 1 है तो ये sec 0 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर ही आएगी। और tan 0 अगर 0 है तो अगर हम यहाँ से cot थीटा यानी कि cot 0 डिग्री की बात करें तो अगेन ये 1 बाय 0 यानी कि अनडिफाइंड ही होगा। तो अगर हमें sin cos tan पता है तो पलट देंगे तो हम यहाँ से तीनों रेशियोज भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने 0 डिग्री की बात कर ली, अब हम आते हैं 90 डिग्री पर। तो देखिए 90 डिग्री को कैसे समझते हैं, अगर हम रे AY को उठाकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर दें तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि AY यहाँ पर आ चुका होगा, और ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पर चिपक जाएगा। और अगर यहाँ पर P आ गया तो ये PM की बात करें तो पहले यहाँ पर PM यहाँ पर आ रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पर लेके जाएंगे तो PM कम होता चला जाएगा, PM यहाँ पर कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि अब जो डिस्टेंस AM की यहाँ पर थी वो AM जैसे जैसे हम अपनी रे को इस तरफ लेके जाएंगे, AM पॉइंट यानी M पॉइंट धीरे धीरे किस तरफ आ जाएगा, A के पास में ही आ जाएगा। यानी कि जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो AM 0 हो जाएगा, और AP अब किसके बराबर हो जाएगा, AP अब हमारा PM के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही रे यहाँ पर आएगी
सो ये एपी और पीएम दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगेन वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, पीएम बाय एपी। तो पीएम अब किसके बराबर आ गया, एपी के, तो यानी कि साइन 90 कितना हो गया, 1। जब हम कॉस 90 की बात करेंगे तो देखिए एम 0 हो गया तो 0 बाय एपी। अब एपी कुछ भी हो, 0 बाय कुछ भी, तो ये वैल्यू अपने आप में क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। वहीं पर अगर हम 1090 की बात करें तो देखिए 1090 पीएम बाय एम, और अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि एम किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। जब हम ए वाई को कहाँ ले गए, इस तरफ 90 डिग्री पर ले जाएंगे, तब उस केस में जो एम होगा वो 0 होगा, और अगर किसी भी वैल्यू के यानी रेशियो के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, ना तो इसकी वैल्यू 0 आएगी ना 1, यानी कि ये नॉट डिफाइंड रहेगी। इस तरीके से हमने साइन 0, कॉस 0, टेन 0 और बाकी सारे रेशियोज भी देख लिए इसके, यानी कि कोसेक, सेक और कॉट के। और साइन 90, कॉस 90, टेन 90 जैसे ही हमें मिल गया, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए साइन 90 अगर 1 है तो कोसेक 90 भी 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि पलटने के बाद भी ये 1 ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से cos 90 की बात कर रहे हैं तो यहाँ से 0 है, तो यानी ये 0 बाय 1 है। सो बेसिकली तब जाकर सेक की वैल्यू, अगर हम सेक 90 की बात करें तो 1 बाय 0 बनेगी, तो 1 बाय 0 अगेन अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 1 बाय 0 है। लेकिन अगर हम यहाँ से cot 90 की बात करते हैं तो cot 90 अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0 बाय 1 होगा, और 0 बाय 1 इज 0, तो इसका मतलब cot 90 तो 0 रहेगा, लेकिन 1090 कितना हो जाएगा, 1 बाय 0, जो कि अनडिफाइंड रहता है। अब बात करते हैं हम 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल्स की। तो 0 और 90 हमने पढ़ लिया, अब 30 और 60 को देखते हैं। हमने यहाँ पे ट्रायंगल लेना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो यदि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए एंगल ए को बाइसेक्ट करके ए यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाए, जो कि ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी पर, उस समय पर यह डी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पर ए बी डी क्या बन जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 30 है, एक 60 है, ये 2a है, तो ये साइड हमारी a होगी। तो अगर हम इस गिवन ट्रायंगल की बात करें ए बी डी की, तो यहाँ से ए डी निकालेंगे सबसे पहले, तो 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो ए डी कितना आया, √3a। अब अगर हम गिवन ट्रायंगल ए बी डी में, अगर अब हम इस गिवन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल्स की बात करें तो साइन 30, तो देखिए 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो a बाय 2a, तो 1 बाय 2 आएगा। cos 30 की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड बेस होगी, तो ये बेस है तो ये √3/a है, और 2a तो a से a कट गया, √3/2। इसी तरीके से हम 1030 भी निकाल लेंगे। सो इस तरीके से हमने 1030 एंगल्स को देख लिया। अब हम बात करते हैं 1060 वाले एंगल्स की। तो देखिए जब हम 1060 की बात करेंगे तो 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, बची हुई साइड हमारी बेस बनेगी। सो अब AD परपेंडिकुलर हो गया, तो अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो अगेन अब हम देख रहे हैं तो √3/2, cos 60 1/2 और 1060 यहाँ से आएगा √3। अगर साइन 30 हमारा इतना है तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट, जैसे कि 2/1। cos 30 इतना है तो sec 30 कितना होगा, sec 30 हो जाएगा हमारा 2/√3। सो इस तरीके से हम इसके बाकी के रेशियोज भी निकाल सकते हैं। सो अब हमने 0, 90, 30 और 60 डिग्री के एंगल्स की बात हमने यहाँ पर कर ली। अब हम आते हैं 45 डिग्री के एंगल्स पे। तो देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है तो ये साइड आपस में इक्वल होंगी, उसी केस में यहाँ एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। अगर ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस से यह √3a बनेगी। अब अगर हम साइन 45 निकालते तो अब हम किसी को भी साइन मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अगर हमने इसे 45 माना है तो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी a बाय √2a। यहाँ पर देखेंगे a बाय √2a और यहाँ देखेंगे a बाय a। सो जब हम 10a निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। सो इस केस में वैल्यूज हमारी 1/√2, 1/√2 और यहाँ पर 1 आएगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ से कोसेक 45 की बात करें तो कोसेक 45 कितना बनेगा हमारा, √2। कोसेक 45 √2, सेक 45 भी कितना बनेगा, √2। और 1045 अगर √2 है, सॉरी 1 है, तो cot 45 डिग्री भी हमारा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। सो इस तरीके से किस तरीके से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करी, ये हमने यहाँ पर देख लिया। सो अब देखिए हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता कि वैल्यूज बताइए कि किसकी वैल्यूज कितनी कैसे बनेगी, हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस दिया जाएगा और वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए इसे एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से हम टेबल बनाकर अपना सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएंगी वैल्यूज। अगर फिर भी याद नहीं होती तो एग्जाम में आप किस तरीके से टेबल आसानी से बना पाए। देखिए इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज लिखी होंगी, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ लिखते हैं 0,
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और सबको डिवाइड कर देते हैं 4 से। सो जैसे ही हमने इसे 4 से डिवाइड करा तो अब क्या ध्यान रखना है, 4 से डिवाइड करने के बाद में ये 2/4 कितना बन चुका होगा 1/2। ये 4/4 कितना बन गया होगा 1, ये सिर्फ 1 ही रह जाएगा। जब हमने 1 2 3 4 लिखा अपॉन 4 से डिवाइड करा, अब कर देना इसका स्क्वायर रूट। सो अब हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यूज को याद करने का तरीका है। अब देखिए 0/4 इज 0, 1/√4 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ बनेगा 1/√2। इसकी वैल्यूज की बात करें तो देखिए √3 रहेगा और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और 1 का रूट तो 1 ही रहेगा। इस तरीके से हमारा साइन निकल कर आ गया। अब अगर हम कॉस की बात करें तो इसे उल्टा लिख देते हैं तो ये हमारा कॉस बन जाए। उल्टा का मतलब इस तरफ से, ये सीरीज ऐसे गई थी तो अब हम इस तरीके से लिखेंगे। क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं इसे हम जब जानेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ेंगे। सो फिलहाल में हम इसे उल्टा लिख देते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से लिखते हैं। पलटना नहीं है, नंबर्स यही रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी सीरीज को बदल दिया। यानी कि पहले इस तरफ से लिखा था, अब हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 ही रहने देंगे। अब क्या करना है, देखिए साइन पता चल गया, हमें कॉस पता चल गया। tan का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, sin θ cos θ। इसका मतलब है इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए। तो अब अगर हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे 0/1 इज 0, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ √3 आएगा। लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं 1/0। तो देखिए 1/0 हमने पढ़ा भी था, नॉट डिफाइंड होता है, जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पर देखा था कि 1090 के केस में 1/0 आया था जो कि नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसे वैल्यूज कैसे निकालेंगे ये हमने यहाँ पर सीख लिया। अब देखिए हमने पढ़ा था कि कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि 1/sin θ हमारा cos θ होता है, कोसेक θ सॉरी। तो इसको पलट देंगे तो ये 0/1 है। तो अगर 1/0 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पलट गया होगा तो इन्फानाइट बन जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड। 2/1 है तो यहाँ पे 2 बनेगा, इसको पलट के लिख देंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो आएगा 2/√3 और 1 को अगर हम पलटते भी हैं तो 1/1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 1। अब देखिए कॉस को लिखना है तो इसे पलट सकते हैं, या हम इस सीरीज को ऐसे लिखा था तो उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2/√3, या हम डायरेक्टली इससे पलट लेते हैं 2/√3, यहाँ आएगा √2, यहाँ आएगा 2। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ था 0/1, 0/1 को जैसे ही पलटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/0, 1/0 आ गया तो इन्फानाइट। जैसा कि हमने इसको इस तरफ से लिखा था, इसको इस तरफ से लिख दिया। कॉट की बात करते हैं तो अगेन हम इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या हम tan θ से डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 1/0 को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 0/1, सॉरी 0/1 को करेंगे तो 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ आएगा √3, यहाँ आएगा 1 और यहाँ पर है √3/1 तो ये बनेगा 1/√3। इन्फानाइट कब आया था 1/0 करके, तो अगर इसे पलट देंगे 0/1 और 0/1 हमारा होता है 0 के बराबर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। सो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर चार्ट बना लिया, और इस चीज़ को हम अपने एग्जाम में अगर हम ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर्स में वैल्यूज पुट कर देंगे सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन अगर हमें फिर भी टेबल बनानी हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, सभी की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए और डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो sin 60 √3/2, cos 30 √3/2 प्लस का cos 60 1/2 और sin 30 होता है हमारा 1/2। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ आएगा 3/4, यहाँ आएगा 1/4, सॉल्व करेंगे 1/4, 4/4 दैट इज 1। तो आंसर आ गया हमारा 1। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या लिखा है, 4 टाइम्स ऑफ cot की पावर cot स्क्वायर 45। तो 4 इंटू cot स्क्वायर 45 लिखेंगे तो देखिए cot 45 कितना होता है, cos 45 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस का sec स्क्वायर 30। तो देखिए sec स्क्वायर 30 तो ये होता है 2/√3, तो यहाँ आएगा 4/3 प्लस का sin स्क्वायर 60 √3/2, यहाँ पे आएगा 3/4 प्लस का cos 90। तो cos 90 होता है 0, 4 माइनस 4/3 प्लस का 3/4 और प्लस का 0 हम इसे हटा देंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। सो यानी कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट करके ही हमारा डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। सो इस तरीके से अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और अपने क्वेश्चंस का जो भी आंसर बनेगा उसे हम अपने इक्वेशंस इस चीज़ को अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स ऑफ कॉस है, कॉस की पावर में 460।
तो 2 इंटू कॉस की पावर में 4, देखिए कॉस 60 हमारा कितना होता है, तो कॉस 60 की अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो ये होता है 1/2, तो 1/2 के पावर में 4 कर देंगे, प्लस साइन 30 की बात करें तो यहाँ पर भी 1/2 की पावर में 4 कर देंगे, और इसे यहाँ पे ब्रैकेट में बंद, माइनस tan 60, तो tan 60 हमारा √3 था, तो √3 की पावर में 2 प्लस cot 45, और इसका स्क्वायर हो रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस tan 3 sec स्क्वायर 30, तो देखिए sec 30 की वैल्यू अगर हमने देखी तो ये √2/√3 था, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर इक्वल्स 1/4 हमें लाना है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ कितना बनेगा 1/16 प्लस का 1/16 यानी कि 2/16, तो यहाँ आएगा 2/16 माइनस का 3 प्लस का 1, तो 3 + 1 इज 4, प्लस का यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3 12/3 यहाँ पे बनेगा, तो ये भी आ जाएगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आएगा 2 to 4, और 4/16 इज 1/4, तो यहाँ से भी 1/4 आएगा और यहाँ भी 1/4 दे रखा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके आंसर्स निकाल लेंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या लिखा है, 2 sin 2θ इक्वल्स का √3। अब देखिए हम इसे इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ध्यान रखिएगा ये 2 थीटा के साथ में लगा है, तो इस 2 को हम कभी भी यहाँ नहीं लेके जा सकते। सो हम किस वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसके आगे लिखी हुई वैल्यू को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा sin 2θ, सो हमने यहाँ से निकाला sin 2θ इक्वल्स √3/2। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के केस में, तो हमने यहाँ पर देख रखा है कि sin 60 हमारा होता है √3/2, तो यहाँ से हमारा निकल के आया sin 60 √3/2, और यहाँ लिखा हुआ है sin 2θ। तो ध्यान रखिएगा कभी भी एग्जाम में इसको इससे नहीं काटेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर साइन हमने काट दिया तो एंगल्स का भी अपना कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे किस तरीके से, फिर तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेरिजन, या हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि कंपैरिजन के केस में ही हम इस वैल्यूज को इक्वल रखेंगे, हम कभी भी साइन से साइन नहीं काटेंगे। तो 2θ बराबर आएगा 60 डिग्री के, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बनेगी हमारी 30 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया था थीटा निकालना, तो हमारा आंसर बनेगा 30 डिग्री। अगेन इस क्वेश्चन में देखिए √3 tan 2θ इक्वल्स है -3 का -3 इधर जाएगा प्लस का 3, अगेन tan 2θ। सो अब ये √3 जो है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 3/√3, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा √3। सो अगर tan θ √3 के बराबर है, तो हमें पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है tan के केस में, तो tan के केस में √3 होती है tan 60। सो ऑन कंपेरिजन, तो यहाँ से बाय कंपेयरिंग 2θ बराबर 60 डिग्री आएगा, और यहाँ से हमारा थीटा कितना बनेगा 30 डिग्री के बराबर, यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आएगी। सो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कभी भी इन वैल्यूज को हम यहाँ पर काटेंगे नहीं। इसके बाद में बात करते हैं फाइंड x, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब sin 2x इक्वल्स का sin 60 cos 30 माइनस का cos 60 sin 30 दे रखा है। सो देखिए बेसिकली किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अगेन हमें वैल्यूज ही पुट करनी है। तो देखिए sin 2x इक्वल्स sin 60, चूंकि हमारा √3/2, cos 30 भी होता है हमारा √3/2, माइनस का cos 60 हमारा होता है 1/2, और sin 30 भी होता है हमारा 1/2। सो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू कितनी बनी 3/4 माइनस का 1/4, सॉल्व करेंगे 2/4 आएगा, 2/4 से वैल्यू आ गई 1/2, और अब हम जानते हैं ये क्वेश्चन छोटा हो गया, sin 2x बराबर का 1/2, और 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ आती है sin 30 पर आती है, तो sin 30 बराबर का आ गया हमारा 1/2। सो यहाँ से बाय कंपैरिजन तो 2x बराबर आएगा हमारा 30 डिग्री के, और यहाँ से x हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे, हमारा आंसर कितना बनेगा 15 डिग्री। तो यही हमारा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सो देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है इस फॉर्म में कि यदि, देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि नहीं। सो बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा, तो इसे बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि दे रखा है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स का 1/2। सो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि साइन थीटा अगर इस फॉर्म में दे रखा और इस पर स्क्वायर लगा हो या इस तरफ स्क्वायर लगा हो, इसका एक ही मतलब होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देखिए यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/4 आएगा। और अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1/4 है, अगर हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें
तो हम यहाँ जरूर मेंशन करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लिया तो मैंने आपको समझाया था कि स्क्वायर रूट लेने की वजह से प्लस माइनस वैल्यू आती है, लेकिन हम यहाँ पे से प्लस की वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा 1/2 के। सो 1/2 कब होता है, साइन 30 पर होता है 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि बाय कंपैरिजन वी फाइंड दैट कि थीटा इक्वल्स 30 डिग्री हमारा होगा। सो यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया 30 डिग्री, क्योंकि हम जो एंगल्स की बात कर रहे हैं वो नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन की किसी भी एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच के किसी भी एंगल की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, इसलिए हमने नेगेटिव वाले को निगलेक्ट ही कर दिया। अगला देखते हैं, देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा -1 है, इधर ले जाएंगे +1, 3 इसके अपॉन में जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा आएगा 1/3। अब अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/√3 के, और वी नो डैट 1/√3 इज tan 30। सो tan 30 यहाँ से आ गया 1/√3, तो सो थीटा कितना बराबर हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से हमारी 30 डिग्री। सो इस तरीके से हमारा थीटा निकल के आएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ लिखा है tan 5 थीटा इक्वल्स का 1, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं 5 को इधर ले जाऊं, अगर यहाँ लिखा होता तो बिल्कुल हम इसे शिफ्ट कर सकते थे। तो ध्यान रखिएगा एंगल्स के साथ छेड़खानी हमें यहाँ पर नहीं करनी है। सो tan 5 डिग्री है तो tan 5 थीटा ही रहने देंगे, और 1 कब होता है tan 45 पर यह वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो बाय कंपैरिजन थीटा 10 से 10 हट जाएगा, सिर्फ हट जाएगा, हम यहाँ पे काट के नहीं दिखाएंगे। tan थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री। सो यहाँ थीटा कैन वैल्यू 9 डिग्री के बराबर हमारी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 sin थीटा 2 थीटा इक्वल्स का √3 है। सो इसका मतलब है ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो इस 2 को यहाँ से हटाकर इसके नीचे लिख देते हैं, और हम जानते हैं कि √3/2 कब होता है sin 60। सो sin 60 हो जाएगा हमारा sin 2 थीटा के बराबर। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। सो थीटा कैन हैव वैल्यू 30 डिग्री, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर tan थीटा प्लस का cot थीटा, यानी कि यह क्वेश्चन देखिए पिछली क्लास में हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, tan थीटा प्लस का 1/tan थीटा इक्वल्स का 2, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही यहाँ पर आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तब उस केस में 4 आ जाए, तो ऐसा नहीं था, ये भी मैंने आपको समझाया था। सो बेसिकली यह क्वेश्चन सेम इसी फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा अगर 2 के बराबर है तो tan n थीटा, यानी कि पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर n लिखा हो और यहाँ पर देखिए cot 7 थीटा, इसे भी हम लिख सकते हैं tan n थीटा। तो इसकी वैल्यू भी यही रहेगी, 2 के बराबर ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में इसको कैसे सॉल्व किया था। हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया था tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल्स का 2 tan थीटा। इसके अलावा किस तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड की और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पावर 7 तो कभी भी नहीं ला पाएंगे इसको स्क्वायर करने से। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। देखिए tan थीटा प्लस का cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल्स का 1 दे रखा है, सॉरी 2 दे रखा है। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड की तो हमें क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इक्वल्स का 2। सो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 4। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ से 2 तो आ जाएगा, लेकिन क्या हम यहाँ से 2 से 7 की तरफ जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू ही निकालनी होगी। सो हमने थीटा कैसे निकाला था, अब हम करते हैं इसका एलसीएम। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल्स का 2 tan थीटा। इसके बाद हमने पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि tan थीटा को अब हम क्या मान लेते हैं x, तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स का 0। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई थी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स का 0। सो यहाँ से हमने देखा था tan थीटा की वैल्यू 1 आई थी और दूसरी वैल्यू भी 1 ही आई थी। तो tan थीटा 1 कब आएगा, जब यहाँ tan 45 रहा होगा। सो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। इसका मतलब यह हुआ कि tan 7 थीटा, यानी कि tan थीटा की पावर 7 प्लस cot थीटा की पावर 7, और दोनों ही टाइम पर जो एंगल है वह 45 डिग्री। तो tan 45 इज 1, तो 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए, यहाँ भी 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए, आंसर तो 1 ही रहेगा। सॉरी 1 + 1, यहाँ पर आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, 2 ही रहेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 2 आएगा इसका मतलब है कि ये थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है और यहाँ भी थीटा की वैल्यू 45 ही ली गई है, इसीलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर भी 2 ही आएगा।
ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी फॉर्म में आता है और हमें आंसर डायरेक्टली लिखना होता है वहां पे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए करा गया क्योंकि यहाँ पे दो चीजों के थ्रू हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। सो बेसिकली पहला तरीका तो यहाँ पर है कि हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है कि थीटा की अगर यहाँ पर हम 30 रखते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा 30 और यहाँ पर साइन थीटा 30, तो वैल्यूज में आ जाएगा अंतर। सो अब हमें इसे कैसे करना होगा, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी वैल्यूज को एक ही फॉर्म में बदलते हैं। सो हम कर लेते हैं इसे कॉस से डिवाइड। तो अगर हमने इसे कॉस से डिवाइड कर लिया तो बेसिकली क्या फर्क आएगा इसे देखते हैं। देखिए इसके नीचे भी कॉस, इसके नीचे भी कॉस और नीचे भी इधर भी कॉस लगाएंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा कहीं पर भी कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जितना अगर हमने ऐड करा है तो उतना हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो अगर हमने यहाँ पर डिवाइड करा है तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का टेन थीटा। अब देखिए यहाँ आ गया 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ आ गया 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ दे रखा 1 माइनस का √3 और यहाँ दे रखा 1 प्लस का √3। अब अगर हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कंपेयर करा तो यहाँ भी कंपेयर कर सकते थे। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी √3, नीचे से भी देखिए तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। टेन थीटा √3 कब हो जाता है तो टेन थीटा √3 होता है टेन 60 डिग्री पर, तो यहाँ से इसका मतलब थीटा की वैल्यू आएगी हमारी 60 डिग्री। सो एक तरीका तो हमारा ये है कि हम इस तरीके से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा क्या तरीका होता है, उससे पहले हम समझते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, क्योंकि बुक में यहाँ पर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो की बात करी गई है लेकिन समझाया नहीं गया। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को बात करते हैं। सो देखिए कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो यदि a/b 7 के बराबर है या हम बात करें a/b c/d के बराबर है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल्स का c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम इस तरीके से इसे लिख देते हैं उस केस में। सो अब हमने इस फॉर्म में लिख दिया। सो बेसिकली हमें करना क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को नीचे लिखना है और जो नीचे लिखा हुआ है उसे प्लस और माइनस दोनों ही कर देना है। सो हमारे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए इसे सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वली आंसर आएगा। मैं इस पर नहीं आता हूं, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि किस तरीके से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो काम करता है। हम डायरेक्टली इसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। देखिए इसे क्वेश्चन पे अप्लाई करने से हमारा ये सोल्यूशन है पार्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि लिखा है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हमारा ए है, इसी को हम नीचे फिर से लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। सो देखिए हमने अब क्या कर दिया, इसी को यहाँ पर लिख दिया। एक बार इसमें जोड़ देते हैं नीचे वाली चीज, यानी कि कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा जोड़ देते हैं और एक बार इसी चीज को देखिए माइनस भी है यानी नीचे वाली चीज को घटा देते हैं। नीचे वाली टर्म को घटाएंगे तो यहाँ तो आएगा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये बनाएगा माइनस का साइन थीटा। अब अगर हमने जो चीज यहाँ पर करी है वो राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। 1 माइनस का √3 अपॉन में 1 माइनस का √3। एक बार जोड़ना है नीचे वाली टर्म को और एक बार नीचे वाली टर्म को घटाना है। सो देखिए जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। ऊपर कितना आया 2 कॉस थीटा, नीचे कितना आया माइनस का 2 साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ कितना आएगा, देखिए 2 अपॉन में 2√3 और माइनस का, तो माइनस से तो माइनस कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। तो ये है हमारा कॉट थीटा और कॉट थीटा दे रखा है 1/√3। तो कॉट थीटा कब होता है 1/√3, तो ये 60 डिग्री पर होता है हमारा √3। सो यहाँ से भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी टेन थीटा की, सॉरी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। सो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मेथड क्या था ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए वेरीफाई करना है साइन एक्स इक्वल्स का √1 माइनस का cos 2x अपॉन में 2। सो देखिए कैसे इसे वेरीफाई करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं साइन 30 इक्वल्स √1 माइनस का cos। तो देखिए x की जगह 30 है, इंटू 2 हो रहा है तो cos 60 बचेगा अपॉन में 2। साइन 30 हमारा किसके बराबर होता है 1/2 के, और अगर यहाँ वैल्यू भी 1/2 आ गई तो हमारा LHS RHS के बराबर हो जाएगा। अब देखिए cos 60 कितना होता है 1/2 अपॉन में है 2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इस एलसीएम की बात करते हैं, 2 - 1 1/2 आएगा और यहाँ पर पहले से 2 लिखा हुआ है तो ये आएगा 1/4। सो 1/4 के ऊपर क्या है रूट, 1/4 से रूट अगर हम हटाएंगे तो ये वैल्यू 1/2 के बराबर आएगी और यहाँ पर LHS और RHS 1/2 आ ही गया है,
इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई हो गया। x अगर 30 डिग्री है तब ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो जाता है। बेसिकली जब हम क्लास 11th में आते हैं तो यही क्वेश्चन हमारा एज इट इज फॉर्मूले की तरह से काम करता है। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाता है उस केस में, 2 sin स्क्वायर x इक्वल्स का 1 माइनस का cos 2x। सो ये क्लास 11th में जब हम जाएंगे तो इसे हम एज अ फॉर्मूला पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम एज अ प्रूफ पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है cos 3x, यह भी एक फॉर्मूला है जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम इससे यूज टू हो जाए, और जब हम अगली क्लास में आए तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ के आ चुके हैं और हम उसके आगे का पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर cos 3x है, ऐसे sin 3x का भी फॉर्मूला होता है, sin 3x माइनस का 4 sin 3x क्यूब x। तो हमें इस फॉर्मूले पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसे समझना है कि किस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा होता है sin 3x का हो जाता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। सो अगर हमें यह फॉर्मूला भी प्रूव करना है तो हम इसे किसी भी वैल्यू के लिए प्रूव कर लेंगे। तो 0 रखिए, 30 रखिए, 60 रखिए, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, तभी यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना है। फिलहाल में हमें किसके लिए प्रूव करना है, 30 डिग्री के लिए। तो देखिए जैसे हम यहाँ 30 लिखेंगे तो cos 90 बन गया होगा, और 4 cos 30, इसे cos 30 का क्यूब भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा क्यूब सिर्फ किसके ऊपर है, cos के ऊपर, 4 के ऊपर क्यूब नहीं है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो cos 90 इज 1, सॉरी cos 90 हमारा 0 के बराबर होता है। तो cos 90 हमारा कितना हो गया, cos 90 हमारा 0 हो गया, और यहाँ पर 4 इंटू cos क्यूब, cos 30 डिग्री का क्यूब, तो cos 30 कितना है, √3/2, और इसका हमें कर देना है क्यूब, माइनस का 3 इंटू cos 30 हो जाएगा हमारा √3/2। जब हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे 4 इंटू, देखिए यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, 3 इंटू 3 9 √3, क्योंकि हमने क्यूब कर दिया है, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस का 3 √3 अपॉन में 2। अब देखिए 4 इंटू 2, ये 2 टाइम में कट जाएगा, सॉरी यहाँ से जब हम ये √3 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 3, क्योंकि 2 बार 3 रूट के अंदर में तो बाहर निकालेंगे तो एक ही बार बचेगा। अब देखिए 3√3/2, 3√3/2, ये वैल्यू तो 0 आएगी, और 0 बराबर 0 आ गया, यानी LHS RHS के बराबर हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 60 हमें इसके बराबर दिखाना है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि sin 60 √3/2 होता है, तो √3/2 इक्वल्स 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर इस 3 आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2/√3, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 एलसीएम लेंगे, 4 आएगा नीचे, और ये जो 3 है ये जाएगा ऊपर। सो यहाँ से तो 2 आएगा, और इस √3 से इसे काटेंगे तो कितना बचेगा, √3/2, और यही हमें LHS और RHS में इक्वल प्रूव करना है। देखिए सोल्यूशन पार्ट जो रहता है और इसको करने का तरीका, आप कितनी आसानी से इक्वेशंस को छोटा करके लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप तरीके से इस क्वेश्चन को लिख के आते हो तो। और अगर आप इसमें कुछ भी चीज़ों को एज्यूम करते हो, जैसे कि अब यहाँ पर 1030 1/√3 था, ये हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे वी नो डैट √30 1030 बराबर का 1/√3। सो इसे अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा ये सोल्यूशंस पार्ट पूरी तरीके से सही माना जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखें क्या कहता है। यदि sin a प्लस b 1 है और cos a माइनस b √3/2 है, और a प्लस b की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करती है, जिसमें a प्लस b 90 के बराबर भी हो सकता है, और a बड़ा है b से, तो बताइए a और b। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में ही टफ है। साइन वैल्यू 1 कब होती है, तो sin 90 पर वैल्यू इसकी 1 के बराबर होती है। cos a माइनस b √3/2 कब होती है, cos की वैल्यू, तो √3/2 cos की वैल्यू होती है 30 डिग्री पर। सो बाय कंपैरिजन तो हम यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी आ गया यहाँ से 90 डिग्री, और a माइनस बी यहाँ से आ गया हमारा 30 डिग्री। और जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में इन्हें सॉल्व करना सीखा था, मैंने आपको बताया था अगर a और b दे रखे हो प्लस और माइनस में कोफिशिएंट सेम होते तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो देखिए एक बार जोड़ेंगे तो 2a बराबर आएगा हमारा 120, और a आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, और a अगर 60 है तो b आ गया हमारा 30 डिग्री। तो हमारे दो आंसर्स यहाँ से निकल के आ जाएंगे। बाकी आप किस तरीके से निकालते हो ये आपके ऊपर है। a b और यहाँ a माइनस बी सोल्यूशन आपको पहले से ही आता होना चाहिए, क्योंकि यह हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये एज इट इज फॉर्मूला क्लास 11th में यूज किया जाता है, तो इसे भी हमें समझना होगा। देखिए यहाँ लिखा है sin 75, और हमें sin 75 की वैल्यू हमने अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन क्या हम 75 को लिख सकते हैं 60 प्लस का 15, इसे लिखा जा सकता है। लेकिन क्या हमने 15 की वैल्यू पता है, तो हमें यहाँ 15 भी नहीं पता। इसका मतलब है
75 की ऐसी वैल्यूज लीजिए जो हमें अभी तक क्लासेस में हमने पढ़ रखी है। तो 45 प्लस 30 भी 75 होता है, इसे हम लेंगे, यानी कि ए को हम 45 मान लेंगे, बी को हम 30 मान लेंगे। सो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे 30 प्लस 45 इज 75, और यहाँ पर साइन ए को हमने मान लिया 45, तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 इंटू का कॉस 30 प्लस का कॉस 45 इंटू का साइन बी यानी कि साइन 30। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशंस पार्ट में वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो देखिए साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। सो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी √3/2√2, और यहाँ से आएगी 2√2 अपॉन +1 अपॉन में 2√2, तो +1 आ जाएगा ऊपर। तो यही हमारा आंसर बनेगा, यानी कि साइन 75 की डायरेक्टली वैल्यू अगर हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा क्लास 11th में भी डायरेक्टली एग्जाम में वैल्यूज नहीं आती हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि निकालने का एक तरीका ये भी है। तो ये फॉर्मूला है जो कि हम क्लास 11th में फॉर्मूले की तरह से पढ़ेंगे, बस इसका वैल्यूज कितनी निकल कर आएगी ये हमने यहाँ पर समझ लिया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। और रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू एंगल ऑफ 60 डिग्री ईस्ट। तो देखिए सबसे पहले रोम्बस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। सारी साइडें पहली बात इक्वल होती हैं, तो ये सारी चीजें हम क्लास 8th में पढ़ते हैं कि रोम्बस रेक्टेंगल इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। स्टिल अगर आपको इस चीजों में कोई डाउट होता है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके RS अग्रवाल क्लास 8 मैथ्स के वीडियोस को आप वहां से देख सकते हैं, जहां पर हमने इन सारे डिस्कशन को वहां पर लिया गया है। और इसके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। स्क्वायर के केस में भी 90 डिग्री एंगल होता है, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल 90 होते हैं, जबकि इसमें सारे एंगल 90 नहीं होते। सो देखिए इसमें बोला गया है कि दो एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 60 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है एक तरीके से, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये पूरा एंगल 60 है और ये बाइसेक्टर भी है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये जो बचा हुआ एंगल जो निकल कर आएगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब हम अगर बात करें ट्रायंगल AOB में, सो देखिए ये जितनी भी कहानी मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाई है, इसे हमें यहाँ पे मेंशन जरूर करना होगा कि रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं, इसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एक एंगल 60 है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला भी 60 है, और जो OA है वो बाइसेक्टर भी होती है। तो ये बाइसेक्टर कैसे है ये हमने क्लास 9th में भी सीख रखा है कि किस तरीके से हम इन चीजों को प्रूव करते हैं। सो यहाँ से हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB। एंगल AOB कितना है 90 डिग्री है, तो अगर AOB 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसमें तो हम साइन कॉस लगा सकते हैं। सो अगर हमें ये 30 डिग्री है, तो अगर मैं इसमें साइन 30 की बात करता हूँ तो साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा साइन 30 किसके बराबर निकल के आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। सो साइन 30 परपेंडिकुलर कितना है, इसके सामने वाली साइड OB, हाइपोटेन्यूस कितना है, तो हाइपोटेन्यूस तो हमारी इस केस में बनेगी AB, और साइड कितनी दे रखी है 20, तो सारी साइडें 20 है। साइन 30 इज 1/2, OB हमारे पास में गिवन नहीं है और AB हमें पता है 20, तो यहाँ से अगर हम OB की बात करें तो OB कितना आएगा 10 सेंटीमीटर यहाँ से निकल कर आएगा। सो ध्यान से समझना है, अगर OB 10 है तो ये 10 है, और हमें यह पता है कि जो रोम्बस होता है वह डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं इस केस में, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे बोला गया लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो OB 10 है तो BD पूरा 20 होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह अगर 20 यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो अगर हमने BD 20 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि AC भी 20 आ जाए। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, AC 20 नहीं आएगा क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो इसका मतलब अब हमें OA भी निकालना पड़ेगा। OA यानी कि ये बेस है एक तरीके से। तो बेस कैसे निकाल सकते हैं, जब हम यहाँ पर cos 30 पुट कर देंगे। सो अगर हम cos 30 की बात करेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो OA बाय AB, तो OA बाय AB अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो cos 30 इज अगेन √3/2। OA हमें फाइंड आउट करना है, AB हमारा 20 दे ही रखा है, ये इसे सॉल्व करेंगे तो 10√3 आएगा। तो OA आ गया हमारा 10√3, जबकि हमें तो डायगोनल की लेंथ बतानी है तो OA का जस्ट दुगना हो जाएगा AC, क्योंकि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट जरूर करते हैं, इसकी बात हमने यहाँ पर करी है। सो देखिए ध्यान रखिएगा डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल है ऐसा हम नहीं कहते। सो OA अगर 10√3 है तो इसका मतलब AC कितना आ जाएगा 20√3, और यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट मेंशन है, इसलिए हमारा आंसर निकल के आएगा। एक डायगोनल आएगा 20√3 और एक दूसरा डायगोनल आएगा 20। जैसे कि आंसर में हम देख रहे हैं डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि
इनर सर्कल यानी सर्कल के अंदर बना हुआ है। सर्कमस्क्राइब्ड का भी इसी तरीके से मतलब रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे क्वेश्चन में इंस्क्राइब्ड दिया है, सर्कमस्क्राइब्ड दिया जाएगा तो इस सर्कल के अंदर या ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें ध्यान रखना है, इंस्क्राइब्ड के केस में हमें अंदर बनाना है, सर्कमस्क्राइब्ड के केस में बाहर की तरफ रहेगा। सो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है यानी कि अंदर है किसी सर्कल के जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हमें बताना है इसकी साइड। तो देखिए, रेडियस है 6 यानी कि OA 6 है, OB 6 है और OC भी 6 है। अगर यहां से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए, इस ट्रायंगल में ये साइड AB, BC और AC इक्विलेटरल है, तो यानी कि A है, ये भी A है, तो ये भी A ही होगी साइड। इसके बाद में देखिए, यहां से जो D है इसका मिड पॉइंट बनता है। तो इस चीज को हमने क्लास 9th में भी सीख रखा है कि किस तरीके से सर्कल वाले चैप्टर में हमने इस चीज को समझा था। तो हम यहां से देखेंगे कि OB क्या है, इसका बाइसेक्टर होगा। अगर OB एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से हमने समझ लिया कि OB एंगल बाइसेक्टर है। तो अब हमें बात करनी है इन ट्रायंगल OBD में। सो अब हम यहां से देखेंगे, साइन अगर हम लगाते हैं sin 30 तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि क्या हमें OD लेंथ निकालनी है। तो OD नहीं चाहिए, हमें सिर्फ BD चाहिए। तो यहां पर हम sin 60 ना लगाकर, सॉरी sin 30 ना लगाकर क्या लगाएंगे, cos 30। तो जैसे हम cos 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर तो आता नहीं है, यहाँ बेस आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और बेस कितना है BD और हाइपोटेनस कितना है 6। और हम जानते हैं cos 30 इज √3/2 BD बाय 6 और 6 को इधर लेके जाएंगे 3 टाइम में कटेगा यानी BD आएगा हमारा 3√3। सो BD अगर हमारा 3√3, यूनिट देखते हैं सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, और हम जानते हैं अगर BD 3√3 है तो DC भी 3√3 होगा क्योंकि जो O से D पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाएगा, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो BD बराबर DC भी होगा, जिसकी वजह से BD बराबर DC आ जाएगा। ये भी 3√3 रहेगा, जबकि हमें सिर्फ साइड पूछी गई थी। सो साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 6√3 सेंटीमीटर हमारी साइड यहाँ से निकल के आएगी। इस तरीके से हम आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये एग्जाम्पल्स का लास्ट क्वेश्चन है। सो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स का 1/2 और इसी तरीके से वैल्यूज दे रखी है और हमें अल्फा बीटा गामा निकालने हैं, जबकि अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू को 1/2, हम जानते हैं साइन 1/2 कब होता है, सॉरी 1/2 कब वैल्यू आती है, साइन के केस में हम साइन की वैल्यूज को देखेंगे तो साइन 30 होता है 1/2। सो अगर हम कंपेयर करें तो साइन से साइन हट जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 30 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से जब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए किस तरीके से निकलेगी, 1/2 तो cos 1/2 कब होता है 60 पर, तो 60 की वजह से यहाँ पर कितना आएगा 60 डिग्री। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करते हैं, तो देखिए ध्यान से, गामा से गामा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, यानी कि 2 बीटा किसके बराबर आया 90 के। सो यहाँ से बीटा किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के बराबर, यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी। अब हम अगेन आते हैं लास्ट के दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, बीटा प्लस गामा माइनस का अल्फा ये आ रहा था हमारा 60 के बराबर, 10 की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, इसका मतलब है गामा प्लस अल्फा माइनस का बीटा यह किसके बराबर आएगा 45 डिग्री के बराबर आएगा। दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो गामा किसके बराबर आएगा 2 गामा आ गया हमारा 105 के बराबर। सो अगर हम यहाँ से गामा की बात करेंगे तो गामा हमारा किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो अगर हम गामा की बात करें तो गामा की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से देखिए 150 तो आएगी और 52 आएगी, तो 52 होल 1/2 डिग्री यहाँ से गामा की वैल्यू आएगी। अगर हम अल्फा की बात करें तो अब हम अल्फा वैल्यू को पुट करके भी निकाल सकते हैं, या हम बची हुई दो इक्वेशंस यानी कि इसको और इसको सॉल्व कर भी गामा निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा यदि 30 है, और तीसरी इक्वेशन थी गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, गामा प्लस अल्फा माइनस का बीटा 45 के बराबर। तो देखिए, बीटा से बीटा कट गया, गामा से गामा कट गया, तो 2 अल्फा किसके बराबर आया 75 डिग्री के, 75 डिग्री यानी कि अल्फा आ गया 37.5 डिग्री, 37 होल 1/2 डिग्री। सो इस तरीके से हमने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया, गामा भी निकाल लिया। देखिए, डायरेक्टली हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे कि 1/2 पहले साइन 30 होता है, बाय कंपैरिजन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेरा काम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को समझाना है, पूरी तरीके से सोल्यूशंस आपको बुक में भी मिल जाएगा, और आपको किस तरीके से करना है वो हम कुछ क्वेश्चंस में जरूर देखेंगे। सो इस तरीके से हमारी यहाँ तक के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल यहाँ तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।